नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11th साइकोलॉजी और उसमें चैप्टर 4th की हमारी लगातार चर्चा चल रही है। और आज हम चैप्टर फोर्थ के थर्ड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज हमारा विषय रहेगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो मित्रों, जो भी अभी तक इस क्लास से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को ज्वाइन करें। एनसीईआरटी की 11th-12th दोनों की बुक्स, दोनों के प्रश्नोत्तर व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों से संबंधित चर्चा हम इस क्लास में करते हैं, विशेषतः साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड। तो आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हमारे हैं आज। देखिए क्या, अर्थात मैं आपको पहले इसकी थीम समझा दूँ। क्या है कि विकास को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम करता है, वातावरण करता है, परिपक्वता करती है, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ किस तरह से ये प्रभावित बालक के विकास को करते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा इस क्लास में की जा रही है। देखो, क्या आपने अपनी कक्षा में देखा है कि आप में से कुछ लोगों की त्वचा का रंग सांवला है। ठीक है, होता है, किसी का सांवला होता है, किसी का गौरवर्ण होता है, तथा कुछ लोगों की त्वचा का रंग साफ या गोरा होता है। मतलब कुछ का तो सांवला होता है और किसका कैसा रहता है, गोरा होता है। आपके बाल और आँखों के रंग भी कैसे हैं, अलग अलग हैं। आप में से कुछ लंबे हैं तो कुछ कैसे हैं, छोटे हैं। कुछ शांत हैं तो कुछ उदास हैं, जबकि दूसरे बातूनी हैं या प्रसन्नचित्त हैं। मतलब सब में एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कैसा है, कोई गोरा है, कोई काला है, किसी के आँखों का जो रंग है ब्राउन है, किसी का ब्लैक है। तो सबके अलग अलग जो हैं विभिन्नताएँ देखी जाती हैं। शारीरिक लक्षणों के अतिरिक्त बुद्धि, अधिगम योग्यता, स्मृति तथा अन्य मानसिक लक्षणों के आधार पर भी लोगों में भिन्नता पाई जाती है। अर्थात ये हमने जो ऊपर देखे थे यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमने देखे थे, ये एक शारीरिक विभिन्नताएं देखी। और नीचे की लाइन में इन्होंने कहा नहीं, शारीरिक विभिन्नताएं नहीं, जो बालक है उसमें उसकी जो मस्तिष्क की जो भिन्नताएं हैं, मानसिक भिन्नताएं, वो भी परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। इन भिन्नताओं के बावजूद किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरी प्रजाति के प्राणी के रूप में पहचानने की गलती नहीं की जा सकती। अर्थात हम चाहे कितने भी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन सभी की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। कौन सी मित्रों? सभी क्या कहलाते हैं? मानव कहलाते हैं। इतनी सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी हम क्या कहलाते हैं? मानव कहलाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। हम सभी प्राज्ञ मानव है। प्राज्ञ का मतलब होता है बुद्धिमान। प्राज्ञ का मतलब क्या है? हम सभी कैसे मानव है? बुद्धिमान मानव है। वह क्या कारण है जो हमें एक दूसरे से भिन्न बनाता है? ऐसा कौन सा कारण है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है या अन्य जीव जंतुओं से अलग बनाता है? परंतु साथ ही एक दूसरे से बहुत हद तक समान भी हैं। कैसे हैं भाई समान, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इसका उत्तर आनुवंशिकता एवं परिवेश की अंतःक्रिया में छिपा है। अर्थात आनुवंशिकता और परिवेश से मतलब उसका वातावरण। परिवेश से मतलब क्या है? उसका वातावरण। इनसे इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। देखिए, और हम थोड़ा सा नीचे चलें, देख लेते हैं एक बार। आप अध्याय तीन में पहले ही पढ़ चुके हैं कि आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रत्येक प्रजाति की विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने या हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। अर्थात आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता वह है जो एक बालक को उसके माता पिता से जो गुण दोष हमें प्राप्त होते हैं, उसके पूर्वजों से जो गुण दोष हमें प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है, वंशानुक्रम कहलाता है, हेरिडिटी कहलाती है। हम आनुवंशिक कूट संकेत जो हमारे शरीर के प्रत्येक कोश में विद्यमान रहते हैं, अर्थात प्रत्येक सेल्स में विद्यमान रहते हैं, अपने माता पिता से वंशानुगत रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात जो हमें गुण दोष प्राप्त होते हैं किसके माध्यम से? अपने माता पिता के माध्यम से, उसे वंशानुगत या वंशानुक्रम कहा जाता है। हमारे आनुवंशिक कूट संकेत एक तरह के एक जैसे हैं, जैसे उनमें मनुष्य के आनुवंशिक कूट संकेत होते हैं। कूट संकेत मतलब जैसे माता पिता हैं वैसे ही उनकी संतानें होती हैं। यह मनुष्य के आनुवंशिक कूट संकेत के कारण ही है कि मनुष्य का एक निश्चित अंडा मानव शिशु के रूप में, इधर देखते हैं, मानव शिशु के रूप में विकसित होता है।
कैसा होता है, मानव शिशु का एक निश्चित अंडा क्या मानव शिशु के रूप में विकसित होता है, बड़ा होता है, और वह एक हाथी, एक पक्षी अथवा एक चूहे के रूप में भी विकसित नहीं हो सकता। मानव का है तो मानव के रूप में होगा। आनुवांशिक हस्तांतरण अत्यधिक जटिल प्रक्रिया है। अधिकांश विशेषताएं जिन्हें हम मनुष्य में देखते हैं वे बहुत बड़ी संख्या में जीनों के जुड़ने के क्रम के कारण है। किसके कारण है? जीन उनके जुड़ने के कारण होता है। आप 80,000 या उससे भी अधिक जीनों के जुड़ने के अलग अलग तरह के क्रमों की कल्पना कर सकते हैं जो विविध प्रकार की विशेषताओं तथा व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। हमारी आनुवंशिक संरचना द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी विशेषताओं को प्राप्त कर लेना भी संभव नहीं है। वास्तविक आनुवंशिक तत्व या व्यक्ति की आनुवंशिक विरासत या वंश परंपरा को जीन प्रारूप या जेनोटाइप कहते हैं। अर्थात जो हमें आनुवंशिकता से जो प्राप्त हो रहे हैं वो किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से प्रारंभ हो रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जेनोटाइप कहते हैं। परंतु हमारी प्रेक्षणीय विशेषताओं, प्रेक्षणीय मतलब जो विशेषताएं हमारी दिखाई देती हैं, जो विशेषताएं हमारी दिखाई देती हैं, ऐसी विशेषताओं, प्रेक्षणीय विशेषताओं में यह आनुवंशिक तत्व पूरी तरह से प्रदर्शित या स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य नहीं होता है। प्रेक्षणीय एवं मापन योग्य विशेषताओं के रूप में जिस प्रकार व्यक्ति का जीन प्रारूप अभिव्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? दृश्य प्रारूप, फेनोटाइप कहते हैं। अर्थात जो हमें दिखाई देता है, जो दृश्य रूप में होता है, उसे क्या कहा जाता है? फेनोटाइप कहते हैं। शारीरिक लक्षण जैसे ऊंचाई हमें दिखाई देती है, वजन हमें दिखाई देता है, आँख, त्वचा का रंग एवं अनेक मानसिक विशेषताएं, जैसे ये तो कौन सी विशेषताएं थी? ये थी शारीरिक विशेषताएं। कैसी विशेषताएं थी ये शारीरिक विशेषताएं। अब मानसिक विशेषताओं में कौन कौन सी आती हैं? जैसे बुद्धि, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व दृश्य प्ररूप के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति में ये देखी जा सकने वाली विशेषताएं व्यक्ति के वंशानुगत शील गुण तथा उनके परिवेश की अंतःक्रिया के परिणाम हैं। किसके परिणाम है? उसकी वंशानुक्रम, किसके अनुसार? उसके वंशानुक्रम के अनुसार और उसके परिवेश अर्थात वातावरण के अनुरूप के अंत्यक्रिया के परिणाम है। अर्थात दोनों का क्या है? गुणज है। आप जानते हैं कि वह आनुवंशिक कूट संकेत है जो एक बच्चे को एक विशेष तरीके से विकसित होने के लिए पूर्व प्रवृत्त करते हैं। पूर्व प्रवर्तनी, जो जैसे उनकी माता पिता हैं वैसे उनकी संतान होगी, ये पूर्व प्रवृत्त हैं। अर्थात पहले से ये चीज़ें निश्चित हैं, क्योंकि उसे ही क्या कहा गया है? वंशानुक्रम, आनुवंशिकता उसे कहा गया है। व्यक्ति के विकास के लिए जीन एक विशिष्ट रूपरेखा अर्थात ब्लूप्रिंट, जैसे हम पेपर बनाते हैं उससे पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वही किस रूप में कार्य करता है? ब्लूप्रिंट के रूप में, नीलपत्र के रूप में कार्य करता है, तथा समय सारणी प्रदान करते हैं। परंतु जीन का अलग से या पृथक एक बार थोड़ा सा ऊपर करेंगे एक बार। हाँ, देखिए, अलग से या पृथक अस्तित्व नहीं होता, इनका कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता और विकास व्यक्ति के परिवेश के संदर्भ में ही होता है। यही कारण है कि जो हम में से हर व्यक्ति को अपने तरह का एक अलग व्यक्तित्व बनाता है। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक भी आप जरूर कर लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। परिवेशीय प्रभाव क्या है? ये महत्वपूर्ण है। अभी तक जो हमने देखा था वो वंशानुक्रम अर्थात आनुवंशिकता के रूप में देखा था। अब हम चर्चा किसकी करेंगे? परिवेश अर्थात वातावरण। परिवेश विकास को एक किस प्रकार से प्रभावित करता है अथवा वातावरण विकास को किस तरह से प्रभावित करता है? एक अंतर्मुखता की ओर प्रवृत्त करने वाले जीन रूप से युक्त बच्चे की कल्पना कीजिए। अर्थात एक ऐसे बच्चे की कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, जो कैसा है? अंतर्मुखता है अर्थात इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का है, जो ऐसे परिवेश में है जो सामाजिक अंतःक्रिया तथा बहिर्मुखता को बढ़ावा देता है। मतलब एक बालक है जो कैसा है? अंतर्मुखी बालक आप जानते हो कैसे होते हैं? अंतर्मुखी बालक कैसे होते हैं? जो कम बोलते हैं, कम मित्र बनाते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, पुस्तकीय ज्ञान उनको ज़्यादा होता है, व्यवहारिक ज्ञान कम होता है। ऐसे बालक कौन से बालक कहलाते हैं? अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। लेकिन उसका जो वातावरण है वो कैसा है? सामाजिक अंतःक्रिया तथा बहिर्मुखता को बढ़ावा देता है। ऐसे परिवेश का प्रभाव बच्चे को थोड़ा बहिर्मुखी बना सकता है। अर्थात ऐसा जो अंतर्मुखी जो बालक है वो जब सामाजिक अंतःक्रिया और बहिर्मुखता वाले वातावरण में रहेगा, उसको बढ़ावा देने वाले वातावरण में रहेगा, तो धीरे धीरे वो भी कैसा हो सकता है? एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, बहिर्मुखी बन सकता है। आइए एक दूसरा उदाहरण लें। एक छोटे कद के जीन से युक्त व्यक्ति यदि वह अच्छे पोषण वाले परिवेश में है तब भी सामान्य से अधिक लंबा होने की भी सक्षम
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसे गुण प्राप्त हुआ है कहाँ से? अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से, वंश अनुक्रम से। तो यहाँ वातावरण के माध्यम से उसमें क्या हो सकता है, उसमें परिवर्तन आ सकते हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जीन सीमाओं को निर्धारित कर देते हैं और इस सीमा के अंतर्गत परिवेश विकास को प्रभावित करता है। कहने का जो मतलब है मित्रों वो यही है कि दो चीज़ हैं, एक तो है आपका परिवेश और एक क्या है आपका आनुवंशिकता। एक तो है आपका परिवेश और एक क्या है, आनुवंशिकता। ये दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों की अंतःक्रिया होती है, दोनों बिल्कुल रिलेटेड होते हैं अपने आप में। तो इन दोनों के फलस्वरूप ही व्यक्ति या बालक का क्या होता है मित्रों, विकास होता है। परिवेश भी अच्छा होना चाहिए और उसके माता पिता से जो से गुण देश प्राप्त हुए हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो बालक का विकास होगा अच्छी तरह से होगा और बालक एक अच्छा व्यक्तित्व बालक का निखर कर आ सकता है अगर ये चीज़ों में समायोजन है तो निश्चित रूप से बालक को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवेश अर्थात वातावरण भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्या है, वंशानुक्रम है। वातावरण के माध्यम से हम बहुत सारे अधिक परिवर्तन हम कर सकते हैं। वातावरण की जो महत्ता पर जो सर्वाधिक जोर दिया मित्रों वो किसने दिया था? वॉटसन ने दिया था। आप सभी को उनका कथन भी याद है कि आप मुझे कोई एक बालक दे दीजिए, मैं उसे वह बना दूंगा जो आप चाहते हैं। वो किसके आधार पर कहा? उसने परिवेश के आधार पर कहा, वातावरण के आधार पर कहा। तो ये एक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हमने देखे हैं, वातावरण और वंशानुक्रम। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक जरूर करें। अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। सारे जो आपके चैप्टर है वो कंप्लीट कराऊंगा, साथ में कहाँ से आपके कॉम्पिटिशन्स में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताऊंगा। साथ में 11th-12th के जो क्वेश्चन उनको भी हल कराएंगे हम। तो आपने क्लास को देखा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।